नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो हमारे देश की राजनीति में अक्सर इतिहास का जिक्र आ ही जाता है, और खासकर जब किसी बड़े राज्य में चुनाव हो रहा हो तो जनता को गुजरे हुए वक्त की यादें भी याद दिलाई जाती हैं। और ऐसा करना भी गलत नहीं है, क्योंकि वर्तमान के पूरे सच को जानने के लिए इतिहास का ज्ञान बहुत जरूरी होता है। अब ताजा मामला बिहार चुनाव से जुड़ा है, जहां पटना में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी हो रही है। उधर बीजेपी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दलित नेता बाबू जगजीवन राम का नाम लेते हुए यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने हमेशा बिहार के नेताओं का अपमान किया है। इसलिए आज हम पूरा सच में बीजेपी के आरोप का पूरा फैक्ट चेक करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि क्या सही में नेहरू ने बिहार के गौरव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति बनने में अड़ंगा लगाया था। साथ ही हम आज आपको बताएंगे कि क्या इंदिरा गांधी ने एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 3 बार बिहार के लाल बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। साथ ही हम आपको बताएंगे कि सोनिया गांधी के करीबी नेताओं ने कैसे किया था बिहार से आने वाले पिछड़े नेता सीताराम केसरी का अपमान। तो इतिहास के इस फैक्ट चेक का रिजल्ट जानने के लिए आइए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो आजादी के बाद 85 साल में पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बिहार में हो रही। पटना में हो रही इस अहम बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस ने यह सोचकर बैठक पटना में रखी थी कि पटना में कार्यक्रम करने से कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश जाएगा और वो आरजेडी पर ज्यादा सीट देने के लिए प्रेशर बना पाएंगे। लेकिन अब इस बैठक पर बीजेपी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने पूछा है कि आखिर कांग्रेस को इतने साल बाद बिहार की याद क्यों आई है। क्या इसलिए क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को बिहार की याद अपने राजनीतिक फायदे के लिए आई है। बीजेपी ने भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने हमेशा बिहार और बिहार के नेताओं का अपमान किया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नहीं बनने देने के लिए काफी कोशिशें की थी। बीजेपी ने इसके अलावा जयप्रकाश नारायण और बाबू जगजीवन राम का इतिहास भी याद दिलाया। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी भी दलित नेता जगजीवन राम को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पर आ गए हैं और ज्यादा से ज्यादा टिकट मिले, इसलिए CWC की बैठक बिहार में की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने केरल कांग्रेस का भी वो विवादित पोस्ट भी याद दिलाया, जिसमें बिहार की तुलना बीड़ी से की गई थी। तो कांग्रेस ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और दलित नेता बाबू जगजीवन राम का किस तरह से अपमान किया था, इसका पूरा सच हम आपको तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले सुनते हैं रविशंकर प्रसाद ने अपने आरोप में क्या कुछ कहा। बिहार को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, और आज ये बात कहना बहुत जरूरी है देश के सामने। राजेंद्र बाबू देश के पहले राष्ट्रपति थे ना। गरिमा, संस्कार, संवैधानिक शुचिता की प्रतिमूर्ति। राष्ट्रपति के रूप में उनका कितना सम्मान किया गया, ये तो रिकॉर्ड की बात है ना, कि नेहरू जी उनको पहला राष्ट्रपति भी नहीं बनने देना चाहते थे। ये भी रिकॉर्ड की बात है। सरदार पटेल ने कहा नेहरू जी उनको सेकेंड टर्म देने के मन में नहीं थे। तो मौलाना आजाद ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है, जो दुर्गादास ने लिखा है अपनी किताब में, कि जब मैं आजादी के पन्नों को खोलता हूं मुझे राजेंद्र बाबू हर जगह दिखाई पड़ते हैं, आपके जो उम्मीदवार है मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ते। तो ये सम्मान हुआ राजेंद्र बाबू का। तो बीजेपी का आरोप है कि बिहार का अपमान करना कांग्रेस का पुराना इतिहास है। बीजेपी के इस आरोप में कितना दम है, इसका पूरा सच जानने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्ने खंगालने होंगे।
तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से और जानते हैं कि क्या सही में नेहरू उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनने देना चाहते थे। तो यह बात सितंबर 1949 के आसपास की है। भारत का संविधान लगभग बनकर तैयार होने वाला था और ठीक इसी दौर में यह चर्चा चल रही थी कि भारत का पहला राष्ट्रपति किसे बनाया जाएगा। दरअसल उस समय के पत्र और दस्तावेज ये बताते हैं कि पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। नेहरू जी इस पद पर सी राजागोपालाचारी को देखना चाहते थे। अपनी पसंद को मनवाने के लिए नेहरू ने 10 सितंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक पत्र लिखकर यह फरमान सुना दिया कि राष्ट्रपति पद के लिए उनकी पहली और इकलौती पसंद राजागोपालाचारी है। इस तरह से नेहरू ने राजेंद्र बाबू को साफ संदेश दे दिया कि वो राष्ट्रपति की रेस से हट जाएं, अपना नाम वापस ले लें। इतना ही नहीं, नेहरू ने अपने इस पत्र में बिना सरदार पटेल से पूछे यह भी लिख दिया कि सरदार पटेल भी राजागोपालाचारी को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, जबकि उस समय सरदार पटेल मुंबई में थे और इस बारे में उनकी नेहरू से कोई बात भी नहीं हुई थी। खैर, नेहरू के इस फरमान से बिहार के रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुद को अपमानित महसूस किया और अपमान की इसी पीड़ा और गुस्से में उन्होंने 11 सितंबर 1949 को नेहरू को एक पत्र लिखा और यह पत्र प्रकाशित हुआ है सरदार पटेल करस्पॉन्डेंट के वॉल्यूम 8 के पेज नंबर 202 पर। इस पत्र में राजेंद्र बाबू ने नेहरू को लिखा कि मुझे ऐसा निर्णय मानने और उस पर अमल करने को कहा जा रहा है जो बिना मुझसे सलाह लिए ही ले लिया गया। आपने मेरे नाम का विचार करने से पहले ही उसे नकार दिया। आपने तो मुझे पहले ही दोषी मान लिया और फिर ऐसे कारण देकर मुझे अस्वीकार कर दिया जिन्हें सही नहीं ठहराया जा सकता है। राजेंद्र बाबू आगे लिखते हैं कि शायद यह मेरी भूल थी कि मैंने खुद को आपका सहयोगी समझा और यह सोचा कि आपका विश्वास मुझे हासिल है। तो सोचिए, राजेंद्र बाबू के इन शब्दों में अपमान दिए जाने का कितना दर्द, कितनी पीड़ा झलक रही है। लेकिन इस भावुक पत्र को भी पढ़कर नेहरू जी का दिल नहीं पसीजा। वो हर हाल में राजेंद्र प्रसाद की जगह राजा जी को राष्ट्रपति बनाने पर तुले हुए थे। वहीं सरदार पटेल अब खुलकर राजेंद्र बाबू के समर्थन में आ गए। पटेल इस बात से नाराज थे कि नेहरू ने बिना उनसे सलाह लिए राजेंद्र बाबू को इस तरह का पत्र लिख दिया था और ऊपर से बिना पूछे ही उनका नाम भी उस पत्र में डाल दिया था, उनका नाम बीच में घसीट लिया था। इस बीच नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 5 अक्टूबर 1949 को कांग्रेस के सांसदों की बैठक हुई। ठीक इसके अगले दिन यानी 6 अक्टूबर को नेहरू ब्रिटेन और अमेरिका के 5 हफ्ते के दौरे पर जाने वाले थे और वो चाहते थे कि उनके जाने से पहले राजा जी के पक्ष में फैसला हो जाए और उन्हें राष्ट्रपति चुन लिया जाए। इसलिए उन्होंने बिना किसी से पूछे बैठक में राष्ट्रपति पद के लिए राजा जी के नाम का प्रस्ताव रख दिया, जबकि सरदार पटेल ने नेहरू को ऐसा करने से रोका था। वहीं नेहरू के इस प्रस्ताव को सुनकर कांग्रेस सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस हंगामेदार बैठक का वर्णन किया है सरदार पटेल के निजी सचिव वी शंकर ने अपनी मशहूर पुस्तक माय रेमिनिसेंसेस विद सरदार पटेल के वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 51 पर। शंकर लिखते हैं कि जैसे ही नेहरू ने राजगोपालाचारी के पक्ष में प्रस्ताव रखा, वातावरण तनावपूर्ण हो गया। कई सांसदों ने नेहरू को बीच में टोकना और उनकी आलोचना शुरू कर दी। माहौल बिगड़ता देख नेहरू ने सरदार पटेल से कहा कि वे बोलें और समर्थन दें, पर पटेल ने मना कर दिया। बाद में कई वक्ताओं ने एक स्वर में नेहरू के प्रस्ताव का विरोध किया और बहस कटु से कटु होती चली गई। बैठक के बाद नेहरू के चेहरे पर गहरी पीड़ा और उदासी देखी गई। उसी रात नेहरू ने अपने हाथ से सरदार पटेल को एक पत्र लिखा जिसमें नेहरू ने माना कि यह घटना उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाती है। नेहरू ने लिखा कि अमेरिका से लौटकर वे इस्तीफा दे देंगे। सुबह सरदार पटेल ने नेहरू से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि वो इस्तीफा देने का विचार छोड़ दें। तो इस तरह नेहरू की हार हुई और सरदार पटेल की इच्छा के मुताबिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति बन गए। तो इस बात का पूरा सच तो हमने आपको बता दिया कि किस तरह से नेहरू नहीं चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस देश के पहले राष्ट्रपति बने।
लेकिन बीजेपी इस बीच बिहार के एक महान नेता बाबू जगजीवन राम का भी नाम ले रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने जगजीवन राम को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। बीजेपी के इस दावे का क्या है पूरा सच, यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले देखते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा। आपने जगजीवन राम को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, याद करिए आप। तो कृपया करके बिहार की चिंता आज आप कर रहे हैं, तो मैंने भी जानने की कोशिश की कि बिहार में एकाएक रुचि क्यों हो गई। तो अभी जो ये मतदान तथाकथित त्रुटियों को लेकर जो इनकी यात्रा थी, उसमें राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पर थे, याद है ना आपको, तेजस्वी पीछे थे। तो लगा कि यहां वर्किंग कमेटी करके ड्राइविंग सीट लिया जाए, कुछ और टिकट लिया जाए। तो पटना में इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी इनके शुद्ध राजनीतिक लाभ से प्रेरित है। हम तो आइए अब आपको बताते हैं पूरा सच कि क्या सही में कांग्रेस ने भारत के सबसे बड़े दलित नेताओं में से एक बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। आपको बता दें कि जगजीवन राम ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था और वो गांधी और नेहरू दोनों के करीबी थे। आजादी के बाद वो नेहरू के मंत्रिमंडल में मंत्री भी बने थे। ये बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि इतिहास में इसका जिक्र बार बार नहीं होता है कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बाबूजी भारत के रक्षा मंत्री थे और इस युद्ध में भारत की जीत का कुछ श्रेय जगजीवन राम को मिलना ही चाहिए था, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट हमेशा इंदिरा गांधी को दिया गया। लेकिन इस युद्ध के बाद देश की जनता की नजर में जगजीवन राम का कद बहुत ऊंचा हो गया था। 1975 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पीएम इंदिरा गांधी के खिलाफ आया, तो यह माना जा रहा था कि इंदिरा गांधी इस्तीफा देंगी और बाबू जगजीवन राम देश के पहले दलित प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी ये बात जानती थी कि दलितों के मसीहा जगजीवन राम को अगर एक बार पीएम बना दिया तो फिर उन्हें हटाकर वो कभी भी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगी। इसलिए इस्तीफा देने के बजाय इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी थोप दी और देश को एक दलित प्रधानमंत्री मिलते मिलते रह गया। इसके बाद 1979 में जब पीएम मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दिया, तब भी जगजीवन राम का नाम आगे चल रहा था, लेकिन तब भी इंदिरा गांधी ने बाबूजी को समर्थन ना देकर चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस का समर्थन देकर पीएम बनवा दिया। लेकिन जब चौधरी चरण सिंह की सरकार गिर गई, तब उसके बाद फिर से जगजीवन राम के पास एक मौका और आया, लेकिन तब इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को लोकसभा भंग करने की सलाह दे दी। जगजीवन राम ने इस फैसले को चुनौती दी। उन्होंने सदन में बहुमत साबित करने की इजाजत मांगी, लेकिन यह मौका उन्हें नहीं दिया गया। बाबू जगजीवन राम ने इसे धोखा करार दिया। उनका और उनके समर्थकों का यह कहना था कि कांग्रेस के उच्च जाति के नेताओं को एक दलित का शीर्ष पद पर यानी प्रधानमंत्री पद पर बैठना हजम नहीं हो रहा था। कांग्रेस के बड़े नेता सबसे निचले पायदान से आए व्यक्ति को, एक दलित नेता को अपना लीडर नहीं मानना चाहते थे, वजह चाहे जो रही हो। बाबू जगजीवन राम के हाथ से दूसरा और तीसरा मौका भी निकल चुका था। तो बाबू जगजीवन राम के इस अपमान का मुद्दा बीजेपी ने कोई पहली बार नहीं उठाया है। पीएम मोदी भी 2019 में इस विषय पर बयान दे चुके हैं। बाबू जगजीवन राम ने अपना जीवन गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। बाबू जी दो चीजें चाहते थे, एक मजबूत भारत और दूसरा लोकतांत्रिक भारत। अब हमने पाकिस्तान को उसकी हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया था, तब बाबूजी भारत के रक्षा मंत्री थे। लेकिन इस देश में केवल एक ही परिवार की जुई हजूरी करने वाले लोग देश के इतिहास में एक गौरवशाली नेतृत्व के लिए बाबूजी को कोई श्रेय नहीं देते हैं। तो कांग्रेस में जब बिहार के नेताओं के अपमान का जब इतिहास खंगाला जाता है, तो उसमें एक नाम सीताराम केसरी का भी आता है।
बिहार के रहने वाले सीताराम केसरी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे। आइए आपको बताते हैं पूरा सच कि किस तरह से 1998 में सीताराम केसरी अपमानजनक तरीके से उन्हें कुर्सी से हटाकर सोनिया गांधी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। बिहार के अति पिछड़े समाज से आने वाले सीताराम केसरी को 1996 में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद 1998 में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने तय किया कि सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने से पार्टी को फायदा होगा। लेकिन सीताराम केसरी पार्टी के चुने हुए अध्यक्ष थे और कांग्रेस पार्टी के संविधान के मुताबिक चुने गए अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रावधान नहीं है। इसलिए केसरी से जबरन, जी हां जबरन, इस्तीफा लेने का एक प्लान तैयार किया सोनिया के समर्थक नेताओं ने। इसके लिए खुद सीताराम केसरी पर दबाव डालकर उनसे 5 मार्च 1998 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। 24 अकबर रोड पर हुई इस बैठक में वही हुआ जिसका अंदाजा था। बैठक शुरू होते ही जो वरिष्ठ नेता थे, जो सोनिया गांधी के करीबी नेता थे, उन्होंने सीताराम केसरी को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने और अपने स्थान पर सोनिया गांधी को नामांकित करने के लिए कहा। दबाव डाला सीताराम केसरी पर और इस्तीफा देने की बात सुनते ही सीताराम केसरी भड़क गए और बैठक वाले हॉल से बाहर निकल गए। इसके बाद बाकी नेताओं ने सोनिया गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। फिर इस फैसले की कॉपी सोनिया गांधी के घर भेज दी गई और जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। और कहते हैं कि सोनिया गांधी के पार्टी की कमान संभालने तक सीताराम केसरी को घंटों, जी हां घंटों तक कांग्रेस दफ्तर में बाथरूम के अंदर बंद करके रखा गया। सोनिया के अध्यक्ष बनने के बाद जब बुजुर्ग केसरी दफ्तर से बाहर जा रहे थे तो उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी धोती तक खींचने की कोशिश की थी। पीएम मोदी भी सीताराम केसरी से जुड़े इस अपमान के किस्से का जिक्र कई बार कर चुके हैं। ये परिवार ऐसा है कि बिहार के अति पिछड़े समाज के एक व्यक्ति सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। इनको पिछड़ों और अति पिछड़ों पे पता नहीं क्या नाराजगी है। एक शाम को मैडम सोनिया जी की टोली कांग्रेस दफ्तर में घुस गई और ये अति पिछड़े समाज के सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाथरूम में बंद कर दिया और फिर उठा करके उनको फुटपाथ पर फेंक दिया और रातों रात मैडम सोनिया जी को अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया। जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के संविधान के लीरा उड़ा दिए, वो आज संविधान माथे पर रख के नाच रहे हैं। तो आज पटना के ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में CWC की बैठक हुई। ये वही सदाकत आश्रम है जहां कांग्रेस के जो कई बड़े नेता, आजादी के आंदोलन के कई बड़े नेता इस आश्रम में रहते थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति पद से हट गए तो इसी सदाकत आश्रम में वो रहने के लिए गए थे। लेकिन इसी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अपमान करने वाली कांग्रेस पर जो आरोप लग रहे हैं, इसी बैठक जो कांग्रेस ने यहीं पर बैठक की और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सदाकत आश्रम को आजादी के आंदोलन का केंद्र बताया, तो वहीं पवन खेड़ा ने इस बैठक को क्रांति की गूंज बताया। सदाकत आश्रम स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र बिंदु था। कांग्रेस पार्टी के अनेकों महान नेताओं की कर्मस्थल रहा है। पटना में हो रही CWC की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारत एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है।
प्रांगण है, ये ऐतिहासिक आश्रम है जहां से पूरे देश में आजादी का बिगुल बजा। और जब यहां से बिगुल बजता है किसी क्रांति का, किसी परिवर्तन का, तो वो बिगुल की गूंज ना केवल इस देश में सुनाई देती है, तमाम लोकतांत्रिक देशों में भी इसकी गूंज सुनाई देगी, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने का एक बिगुल है। तो बात सिर्फ इतिहास की नहीं है, बल्कि वर्तमान में भी कांग्रेस पर बिहार का अपमान करने के आरोप लगे हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। इस यात्रा में डीएमके के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को खास तौर से आमंत्रित किया गया था, जबकि बिहार के लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि स्टालिन की पार्टी डीएमके के तमाम बड़े नेता बिहार के लोगों के बारे में आपत्तिजनक बयान देते रहते हैं। यहां तक कि स्टालिन की पार्टी के सांसद दयानिधि मारन ने बिहार के लोगों को टॉयलेट साफ करने वाला बताया था। आप भी सुनिए डीएमके के नेताओं ने बिहार के बारे में किस तरह के बयान दिए। हिंदी மட்டும் படிக்கிறத இங்க வந்து தமிழை கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டி தரோம், சாலையை பெருக்கலாம், கக்கூஸ் கழுவுறோம். இதுதாங்க ஹிந்தி படிச்சாங்க. அதிகாரக்காரங்களுக்கு நம்மளோடலாம் முன்னெல்லாம் கிடையாது. ஆனால் அதிகாரக்காரங்க 4000 பேர் நம்ம பொம்மலை வச்சு அப்படி வேலை செய்யறாங்க. ஹிந்தி படிச்சா வேலை கிடைக்குதா? ஹிந்தி நம்ம ஊர்ல கோயம்புத்தூர்ல போய் பாருங்க, பானிபூரி வச்சுக்கிறோம், எந்த கடை யார் எல்லாம் அவங்க தான். The power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. तो फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बताएंगे कि कांग्रेस के कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन पर लगे हैं बिहार को अपमानित करने के आरोप। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। अरे सुनो, जानती हो सरकार ने सिलाई मशीनों पर भी GST कम कर दिया है। सच में? मतलब अब हमारी भी अपनी मशीनें हो सकती हैं? तो अब हमारा काम आसान और खर्चा भी कम हो जाएगा। मशीन अब 500 से 1000 रुपए सस्ती हो गई है। बचत से मिली ताकत और आत्मविश्वास। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जब भी किसी का नुकसान होते तो लोग का कहते मालूम? का? गई भैंस पानी में। पर हमरे गांव में नहीं। हमरे गांव में कहते हैं। अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, वरना उधार लेना पड़ता गुरु। अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, वरना गहने गिरवी रखने पड़ते, फिर बाढ़ आ गई। रमेश बोला अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए, वरना जमीन बेचनी पड़ती। भैंस तो पानी में जाएगी, पर आपकी जमा पूंजी नहीं। इनके जैसे करोड़ों लोग यही कहते हैं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दिल्ली का सफर हुआ और भी तेज और भी आसान। आज दिल्ली मेट्रो है 289 स्टेशन और 395 किलोमीटर का व्यापक नेटवर्क। 2014 से 2022 तक 27,138 करोड़ रुपए का योगदान। फेज 4 के लिए 52,000 करोड़ का निवेश। जनकपुरी कृष्णा पार्क का नया सेक्शन। ट्रैवलिंग को कन्वीनियंट बनाने के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। भारत का GST अब और भी आसान। 4 स्लैब घटकर रह गए सिर्फ 2, 18% और 5%। रोजमर्रा का सामान सस्ता, पढ़ाई और हेल्थ पर GST फ्री, कार बाइक पर हजारों की बचत, मिडिल क्लास की सालाना बचत 40,000 रुपए तक। नेक्स्ट जेन GST के लिए दिल्ली बोले
थैंक यू मोदी जी। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से इतिहास में बिहार के नेताओं का अपमान किया गया है, लेकिन वर्तमान में भी कांग्रेस के कई मुख्यमंत्रियों पर बिहार के अपमान करने के आरोप हैं और बिहार का अपमान करने वालों की इस लिस्ट में कुछ कांग्रेस के नेताओं के नाम लगातार शामिल हैं। इन्हीं में से एक हैं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, जो बड़े उत्साह के साथ बिहार की धरती पर वोट अधिकार यात्रा में शामिल हुए थे। उन्होंने काफी दूर तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ यात्रा की थी और इस दौरान प्रियंका गांधी खास तौर से मौजूद रहीं। लेकिन रेवंत रेड्डी को बिहार बुलाना कांग्रेस की महाभूल थी और आज से 2 साल पहले रेड्डी ने बिहार के लोगों का अपमान करते हुए एक विवादित बयान दिया था। दिसंबर 2024 में उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी पूर्व सीएम केसीआर पर निशाना साधते हुए बिहार का अपमान किया था। रेवंत रेड्डी ने एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में कहा था कि मेरा डीएनए तेलंगाना का है, केसीआर का डीएनए बिहार का है और बिहार के डीएनए से तेलंगाना का डीएनए बेहतर होता है। तो फिलहाल पूरा सच में इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।